वेलकम टू आई एग्जाम अकेडमी। आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्वामी विद्यानंद। अगर हम कृष्ण सिंह की बात करें तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिसका नाम था श्री कृष्ण सिंह। अगर हम राजकुमार शुक्ल के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने ही 1916 में जब कानपुर का अधिवेशन हो रहा था तो वहीं पर राजकुमार शुक्ल ने बिहार के चंपारण बिहार आने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था और इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी बिहार गए थे और बिहार में 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए हाल ही में बीपीएससी 68 प्री 2022 और ये अभी 2023 में इस प्रश्न को पूछा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए आखिर ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोलर प्लेट होते हैं, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गई और कोई भी लेक हो गया, तो उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा दिया जाता है, उसी को कहते हैं तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र या फिर सोलर सिस्टम। सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं, कई जगह ऐसे हैं जो कि तैरता हुआ उद्यान भी बनाया गया है। तो इस तरीके से सौर ऊर्जा संयंत्र है, कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कादिरबाग दरभंगा। ठीक है, चलिए ये कौन सा जिला में है? कादिरबाग दरभंगा जिले में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 1946 में गठित अंतरिम सरकार। देखिए अंतरिम सरकार के यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1946 यानी कि 1946 में। और आपको ज्ञात होगा कि 9 दिसंबर को, कब? 9 दिसंबर 1946 को ही, 9 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को ही। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है, अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये कृषि और खाद्य वाला क्षेत्र इनके पास था, कृषि और खाद्य विभाग इनके पास था। और अनुग्रह नारायण सिन्हा को आप जानते ही हैं, बिहार के थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोसी नदी। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ये भी याद रखना है, कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी कोसी नदी किस ओर से आकर के गंगा में जाके मिलती है। तो देखिए गंगा नदी कुछ यहाँ से उत्तराखंड में निकल के कुछ इस तरीके से बिहार में जाके यहाँ पे गिर जाती है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है? इधर से कोसी नदी इधर से आती है और यहाँ से आकर कटिहार एक जगह है, वहीं पर जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर? कटिहार में जाके मिलती है। और चूंकि इस तरीके से गंगा नदी बहती है तो इस वाले पार्ट का हो गया राइट यानी कि दहिना और ये हो गया बायां। तो यानी कि बायां तरफ से क्या है? कोसी नदी आके गंगा में मिलती है। पेपर में पूछा जाता है कि कोसी नदी यानी बिहार का शौक जिसे कहते हैं, गंगा नदी में किस ओर से आके मिलती है? तो वो हो जाएगा लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं हाथ से आके मिलती है। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी पूरे भारत की सबसे ज़्यादा लंबाई कौन सी नदी की है? तो वो हो जाएगा गंगा नदी का। अगर आपसे पूछे कितने हैं तो करीब करीब 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कहाँ से कौन सी नदी आके मिलती है। तो यहाँ पे देखिए सोन नदी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए सोन नदी यहाँ पे सुपौल यानी कि यहाँ पे क्या है? इस वाले पॉइंट में यहाँ पे आप नेपाल है, यहाँ पे क्या है? नेपाल है। ठीक है, और यहीं से यहाँ से निकल रही है और इस तरीके से होते होते इस तरीके से होते होते यहाँ से ऐसे होकर के और यहाँ जाके ये कटिहार में जाके मिल जाती है और फिर यहाँ पे और इधर से आके एक नदी आके यहाँ पे फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। वेस्ट बंगाल है और ऐसे आके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ से गंगा नदी निकलती है इस तरीके से और इस तरीके से गंगा नदी आके कहाँ मिलती है? यहाँ पे आके मिल जाती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि सुपौल यहाँ से निकलती है और ये सोन नदी, इसी को बोला जाता है बिहार का शौक। क्यों बोला जाता है? एक्चुअली ऊपर से देखिए, ऊपर से ढलान ये है और ये नदी क्या करती है? शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। शिफ्टिंग ऑफ कोर्स का मतलब होता है कि ये अपना मार्ग ऐसे बदलती रहती है, कभी यहाँ से बह रही है तो कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, जिसके कारण है ना इस नदी से बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। यही कारण है बिहार के इस नदी को शौक माना जाता है। तो आप समझ गए हैं कि ये नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार जिले में मिलती है। एक पॉइंट लगे हाथ आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो ठीक है, यहाँ से ये वाला कौन सा है? ये है बक्सर और गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से आके उत्तर प्रदेश से इधर से होते हुए यहाँ पे गंगा नदी यहाँ से जाके गिरती है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है? बक्सर है। तो यहाँ बक्सर में सबसे पहले बक्सर जिला में गंगा नदी इंटर करती है। चलिए
तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को आरक्षण 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 2006 हो जाएगा। और याद रखिएगा महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भी पारित हुआ था 2006 ईस्वी में ही। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2005 की, तो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिसे कहते हैं आरटीआई के तहत यदि किसी का भी जानकारी जैसे आप देते हैं तो आरटीआई के तहत आप क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन देके आरटीआई के तहत आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका अधिनियम कौन सा था, तो 2005। आंसर यहाँ पे ये होगा। अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में क्या हुआ था, आरटीई हुआ था। ये आरटीआई है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन और आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में पारित हुआ था। अगर हम 2014 की बात करें तो 2 जून, कब, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में का गठन किन्होंने किया था। यानी कि ये प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि किसने किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फूलन प्रसाद। किसने, बिहार समाजवादी पार्टी का जो स्थापना किया था 1931 में, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। कहीं कहीं पेपर में आपको जेपी नारायण भी दिया रहेगा, तो आपको वहाँ से देख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट। यूएन यहाँ देखिए, यूएन या फिर यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो यहाँ पे एक बार याद रखिएगा, जो यूएन है इसकी जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1949 को। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा है 2021 में 68 पेपर से प्री निष्कर्ष में। तो यहाँ पे उस समय यानी कि अभी चल रहा है 2023, ठीक, तो उस समय ये हुआ करते थे टीएस त्रिमूर्ति। लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो वो हो जाएगा रुचेरा कंबोज। कौन हो जाएगा, रुचेरा कंबोज। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है अगर आप इसी तरह के सेशन आप देखना चाहते हैं तो। यही प्रश्न में पूछे जाएंगे। और चलिए अगला देखते हैं, बिहार में 3 कठिया पद्धति का क्या है। यानी कि बिहार में आप सभी जानते हैं कि बिहार में एक अंग्रेजों के शासनकाल में 3 कठिया पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। आखिर ये 3 कठिया पद्धति है क्या, शिक्षा पद्धति है, रोजगार पद्धति, तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि पद्धति है। कृषि पद्धति का मतलब है कि 3 कठिया पद्धति में ये बोला गया था, अगर किसान को क्या है, अगर किसान को अगर इस तरीके से 20 कट्ठा जमीन है, कितना जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, तो 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, उसी को कहते हैं कृषि पद्धति, यानी कि 3 कठिया पद्धति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोसी रिवर ज्वाइंस गंगा इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो कोसी नदी है किस जिले में गंगा में मिल जाती है। आप लोग खुद इसका आंसर करिए। अभी मैंने आपको मैप के द्वारा बताया है, क्योंकि देखिए कोसी नदी कहाँ बताया मैंने, कटिहार में। और सुपौल में आके इंटर करती है कोसी नदी, और सुपौल होते हुए यहाँ पे जाके कहाँ मिल जाती है, कटिहार में मिल जाती है। तो यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, क्वेश्चन भी इसको पूछ लिया गया है। ठीक है, ये वाला प्रश्न यहाँ पे अभी एसटेट का जो एग्जाम हुआ तो वहाँ पे भी पूछा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अगर यहाँ भागलपुर की बात करें तो भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है, और यहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है। अगर आपसे पूछे कि भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, तो उस समय पाल डायनेस्टी हुआ करता था, यानी कि पाल शासक जिसका कि धर्मपाल था, उन्होंने ही भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। और याद रखिएगा यहाँ पे गंगे डॉल्फिन भी पाए जाते हैं भागलपुर पे गंगा नदी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई। लोकनायक, तो लोकनायक को कहते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी नारायण भी कहते हैं। और जब वो इंदिरा गांधी थे तो इंदिरा गांधी की सरकार में इन्होंने जेपी नारायण ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था इंदिरा गांधी के खिलाफ में, जिसका नाम था जेपी आंदोलन। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार में करीब सबसे अधिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और लालू प्रसाद की बात करें तो ये आरजेडी के नेता हैं, ठीक है, और चारा घोटाला के खिलाफ में ये जेल भी गए थे। और इसके अलावा नीतीश कुमार की बात करें तो ये अभी मुख्यमंत्री बिहार के हैं, जो कि ये जेडीयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर यहाँ पे देखिए, एक बिहार में एक जिला है जिसका नाम है रोहतास। वहाँ पे चूना पत्थर जाए पाए जाते हैं। कैमूर के लगभग बगल में ही है रोहतास है, वहाँ पे चूना पत्थर जाए पाए जाते हैं। और इसीलिए वहाँ पर एक डालमिया नगर है,
जो कि डालमिया नाम के लोगों ने उसे बसाया था। और यही कारण है कि ज़्यादा चुनाव पत्थर होने के बाद में वहाँ पर क्या है, उससे सीमेंट का निर्माण करते हैं, और इसीलिए हम यहाँ के ये कह सकते हैं कि सीमेंट के लिए वो डालमिया नगर प्रसिद्ध है। ठीक है। रेशम की बात करें यानी कि सिल्क की बात करें तो यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए भागलपुर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके लिए अब जूट की बात करें तो जूट को काला गोल्डन फाइबर भी जूट को बोला जाता है। ठीक है, जो गोल्डन फाइबर जूट को बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे गोल्डन कहाँ मतलब जूट की उत्पादन की जाती है बिहार के किस राज्य में, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगर बिहार में पूछे तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो देखिए यहाँ पे फल्गु एक नदी था, यहाँ पे लोहित और लीलाजन एक नदी है, यहाँ से ऐसे आती है लोहित, इधर से लोहित और एक लीलाजन, लीलाजन ये आती है और यहाँ से लोहित, ये दोनों आके मिल जाती है। और मिलने के बाद यही वाला कौन सी नदी है, लीलाजन, या फिर इसी को कहते हैं निरंजना, और यहाँ से आके मिल जाती है। और उसी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, फल्गु नदी कहते हैं, या फिर इसी को निरंजना नदी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, फल्गु नदी। ठीक है, यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान के इसी नदी के किनारे में प्राप्त हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी इधर से आके ऐसे जाके कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और चलिए अगला देखते हैं। अगला करने से पहले अगर आप एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आपको इस तरीके से सेशन पहले मिलता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला गंगेटिये डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? अभी मैंने बताया था कि भागलपुर में गंगे डॉल्फिन भी पाया जाता है। विक्रमशिला का भी मैंने नाम बताया था। मैंने ये भी बताया था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, भागलपुर में। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम इस बक्सर जिले की बात कर लें तो अभी मैंने बताया था कि बिहार में बक्सर जिले में गंगा नदी जो है एंटर करती है। इसके अलावा बिहार में सबसे लंबी नदी पटना जिले में है। इन्हें पटना इस तरीके से है ही, पटना इस तरीके से तो सबसे लंबा है। तो यही कारण है कि इस तरह से यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो पटना जिला में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। पूछे कितना किलोमीटर, तो करीब 100 किलोमीटर है, या फिर 99 भी आप बता सकते हैं। अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है। इस प्रश्न को देखिए यहाँ पे पूछा गया है अभी हाल ही में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बात करें तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? क्या है, बरौनी रिफाइनरी। तो यहाँ पे आ जाएगा यूएसएसआर, यूनाइटेड, यहाँ पे है ना यूएसएसआर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस समय, अभी जो वर्तमान में आप रसिया कहते हैं, उस समय ना जो करीब 15 to 16 जो कंट्रीज़ हैं अभी जो वर्तमान में, वो सभी मिल करके यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। लेकिन सारे अलग अलग हिस्सों में टूट गए, अलग अलग देश बन गए, जिसके कारण अभी कौन है, रसिया अलग हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। अगर यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हिटलर के बारे में, अगर बोले कि हिटलर कहाँ का था, तो वो जर्मनी का था हिटलर। और आप जानते हैं सांपों का देश फ्रांस को बोला जाता है। और दक्षिण कोरिया के बारे में बात करें तो ये दक्षिण कोरिया जो है किम जोंग यहाँ पे है, जो तानाशाह सरकार चलती है। चलिए अगला, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फूलन प्रसाद। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि बिहार में समाजवादी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण ने। लेकिन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ फूलन प्रसाद दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 ईस्वी में क्या किया था, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। ठीक, हाँ, यहाँ से कुछ लगे हाथ आप यहाँ से देख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी सबसे ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे रहे थे, किसमें, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला करते हैं। अगला करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। सब्सक्राइब की कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? अभी मैंने आपको बताया है, वो हो जाएगा पटना। और मैंने आपको भागलपुर के बारे में बताया कि विक्रमशिला डॉल्फिन जो है कहाँ पे है, ये भागलपुर में है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है। और जो कोसी नदी है, यानी कि बिहार का कोसी नदी को कहते हैं। और कोसी नदी कहाँ पे आके मिल जाती है गंगा नदी में, तो कटिहार में। अगर हम बेगूसराय की बात करें तो अभी जो मैंने आपको बताया बरौनी तेल स्रोत या बरौनी जो तेल वाला था, यहाँ पे प्रश्न क्या था, बरौनी रिफाइनरी, तो ये यहीं पे है, कहाँ पे, बेगूसराय में है।
इसके अलावा डॉल्फिन के नाम आते हैं, तो मैं आपको बता दूं डॉल्फिन को अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। ये शुद्ध पानी में रहता है और अगर जितना डॉल्फिन उस पानी में रहेगा, गंगा में रहेगा, उतना उसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि शुद्ध पानी में ही डॉल्फिन रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा ही 1906 ईस्वी में, जब उस समय क्या था, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो ये बिहार का सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ही सक्रिय थे और ये अंग्रेजों से, उस ब्रिटिश प्रांत से मांग कर रहे थे कि बिहार को अलग कर दिया जाए। और अंततः 1912 ईस्वी में क्या किया, बिहार को बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया। बिहार एंड उड़ीसा प्रांत यानी कि उस समय 1912 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सभी एक ही पार्ट हुआ करता था और झारखंड का तो कुछ उस समय नाम नहीं था और उस समय 1912 में बिहार एंड उड़ीसा प्रांत के नाम से जाना जाता था और बाद में जाके 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा राज्य को अलग कर दिया गया और बिहार अलग नाम हो गया, कौन सा, बिहार। तो इस पॉइंट को आप आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया गया था? अभी देखिए हाल ही में भी पीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1632 ईस्वी। 1632 ईस्वी में ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? हरिहर क्षेत्र मेला, तो ये हो जाएगा सारण। बिहार के सारण जिले में हरिहर क्षेत्र मेला लगता है और आप याद होगा कि हरिहर क्षेत्र का जो मेला है वो सारण जिले में लगता है और विश्व के पशुओं का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा मेला पशुओं का सारण में लगता है, जिसे सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पे है, सारण जिले में है, बिहार के। और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में, कार्तिक शुक्ल पक्ष में से मनाया जाता है। अभी मैंने बताया पटना के बारे में। मुजफ्फरपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची होती है और यहीं पर ही लीची होने के कारण यहाँ पे मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है और आप सभी जानते हैं अक्टूबर से दिसंबर के महीने क्या है कि मधुमक्खी पालन यहाँ पे की जाती है। पटना की बात करें तो सबसे ज़्यादा गंगा नदी लंबी यही है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो आप बताइए। अभी मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया है, बताइए आप में से कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी तुरंत मैंने आपको बताया है। तो आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी। आप कहोगे सर 1912, नहीं, बीपीएससी ने भी जब इसका आंसर दिया था ना 1912 ही दिया था पहले, लेकिन बाद में जब अपडेटेड करके उन्होंने दिया तो 1936 दिया है। कारण क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि बिहार 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जो जॉर्ज पंचम आए थे और 1911 में ही यह डिसाइड किया था कि बिहार को क्या किया जाए, बनाया जाए। तो वहाँ पे 1912 में क्या हुआ था कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग किया था बंगाल से, जबकि 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया था। तो भारतीय राज्य के रूप में जब बना बिहार तो हुआ 1936 ईस्वी में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि आपको इस तरीके से सेशन मिलते रहे। ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है रेगुलर आपको इस सेशन को देखना है। यहाँ से आपको जरूर फायदा मिलेगा, जरूर नहीं बहुत जरूर मिलेगा। आप या कोई भी आप प्रैक्टिस एप लगा के देखिएगा, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि बिहार से भारतीय विधानसभा के सदस्य कौन थे? बिहार से, तो आप बताइए, A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम प्रसाद। कोई मिले या ना मिले, लेकिन आपका राजेंद्र प्रसाद का नाम तो आपको पता ही होगा क्योंकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था जब अंतरिम सरकार हुई थी, अंतरिम सरकार के गठन हुआ था 1946 ईस्वी में और अंतरिम सरकार में ही जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। तो यानी कि बी और सी दोनों ही होगा। A.N. सिन्हा भी थे, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया ये बताना है। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए भारत की संविधान सभा का गठन, तो अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत। सबसे पहले ये बताइए कि क्रिप्स मिशन कब बना था? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन बना था। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन यानी कि कैबिनेट मिशन की योजना, तो आप बताइए कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 ईस्वी में। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ था?
तो आप सभी जानते हैं 1947 ईस्वी में भारत हमारा क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था। तो 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। आंसर ये नहीं है। अगर ये वाला पूछे अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द माउंट बेटन प्लान, यानी माउंट बेटन योजना के अंतर्गत, तो माउंट बेटन योजना कब हुआ था, तो 3 जून, कब, 3 जून माउंट बेटन योजना के तहत 3 जून 1947 में ही क्या हुआ था, माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। पर यहाँ प्रश्न में पूछा था भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि किसके तहत। तो देखिए भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था अंडर द कैबिनेट मिशन के तहत। और कैबिनेट मिशन में आप सभी जानते हैं सबसे पहले जो संविधान सभा का बैठक हुआ था 1946 में, कब हुआ था, तो यहाँ डेट याद रखिएगा 9 दिसंबर को 1946। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेशन चलता है, क्योंकि देखते हैं आप एक प्रश्न से कितने सारे पोस्टमार्टम किया जाता है, और यहाँ से एक प्रश्न के करीब 6 से 7 प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य था। देखिए महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये भी संविधान सभा के नहीं थे अध्यक्ष या फिर सदस्य नहीं थे। जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे, क्योंकि उस समय ये बिहार में सक्रिय थे। राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ, बिहार के एकमात्र लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे, जो कि प्रथम राष्ट्रपति बने और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बिहार में पूछे इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जीरादेई गांव में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निरंजना नदी, शायद आप इसका भी आंसर दे देंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया है। निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, तो आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। मैं अगर आपसे पूछूं कि गंगा नदी में पुनपुन नदी किस ओर से आके मिलती है, तो बता पाएंगे, बता देंगे सर। अभी अभी आपने बताया कि पुनपुन नदी इधर से आके यहाँ पे मिल जाती है, यानी कि जिधर से पानी गिरती है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, ये वाला लेफ्ट हो गया। पुनपुन नदी यहाँ गिरती है, तो आपसे अगर पूछे पुनपुन नदी गंगा नदी में किस ओर से मिलती है, तो आप बता देंगे सर राइट साइड से मिलती है। अगर आपसे कोसी नदी की पूछते तो बिहार का शौक बोला जाता है सर, इसे नेपाल से निकलता है, नेपाल से सुपौल में आता है, सुपौल आके कटिहार में जाके गंगा नदी मिल जाती है। अगर आप हमसे ये पूछ लें कि बिहार में यानी कि गंगा नदी में कोसी नदी किधर से आके मिलती है, तो सर हम बता देंगे कि लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड से आके मिलती है। दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, और ये अभी टीचर्स के एग्जाम्स में पूछा गया, आप देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, फल्गु रिवर इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द बुद्धिस्ट, यानी कि आप सभी जानते हैं फल्गु नदी के किनारे हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट इज आल्सो नोन एज निरंजना, इस नदी को निरंजना के नाम से भी जानते हैं। रिवर ऑन विच बैंक ऑफ लॉर्ड बुद्धा मेडिटेट अंडर द बुद्धिस्ट स्टैंड, नदी के किनारे में एक हुआ करता था बोधि टी, जिसे पीपल कहते हैं, और उसी के नीचे में भगवान बुद्ध समाधि यानी कि मेडिटेट करते थे, मेडिटेशन करते थे, यानी ध्यान लगाते थे। एंड द अटेन हिज इनलाइटमेंट इट पासिस थ्रू द गया डिस्ट्रिक्ट, और ये किस जिले में है, गया जिले में है, और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी वही बात यहाँ पे लिखा गया है। फल्गु नदी के बौद्ध द्वारा पवित्र माना जाता है, यानी कि फल्गु नदी को पवित्र माना जाता है। बिहार में अगर पूछे कि बिहार में किस नदी को सबसे, गंगा के अलावा, ऐसे प्रश्न अगर आप पूछे कि गंगा के अलावा किस नदी को बिहार में पवित्र माना जाता है, वो फल्गु नदी ही हो जाएगा। पूछेगा फल्गु नदी किस जिले में है, तो गया डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान, यानी किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी के किनारे। पूछे निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है, तो फल्गु नाम है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और उनका ज्ञान की प्राप्ति किया, और ये जिले कहाँ से होकर, गया जिले से होकर गुजरती है। दोस्तों आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है बिहार शेयर्स इट बाउंड्री विद दिस इंडियन स्टेट, किस स्टेट से बिहार अपना कह रहे कि बिहार शेयर्स इस बाउंड्री विद दिस इंडियन स्टेट, बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमाएं साझा करती है। तो बताइए बिहार, तो आप सभी जानते हैं बिहार के साथ बगल में कौन है, झारखंड है, और झारखंड और बिहार के बगल में कौन है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश किधर है, पश्चिम साइड में है। झारखंड क्या है, नीचे है। नीचे की बात करें तो नीचे नॉर्थ यानी कि साउथ, दक्षिण में है। झारखंड किधर है, बिहार से दक्षिण में है, उत्तर प्रदेश पश्चिम में है, वेस्ट बंगाल पूरब में है बिहार से। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप इस बात को समझ। आगे करने से पहले यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं। मैप में देखिए, थोड़ा सा मैप की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर इस तरह से इस वाले पार्ट को कहते हैं, यहाँ से जम्मू कश्मीर। ये वाला पूरा हो गया लद्दाख, जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश में है, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। अगर यहाँ की बात करें, इधर से आते यहाँ इस वाले क्षेत्र में बात कर लेते हैं क्या,
कि बिहार के साथ कौन है, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे है बिहार, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इसी ये क्या है, बिहार है ये वाला क्षेत्र। तो बिहार से देखिए इधर है उत्तर प्रदेश है, यानी कि एक उत्तर प्रदेश हो गया। अगर आप यहाँ पे बात करें ये वाला यहाँ पे ये वाला जो है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे ये वाला ये उत्तर प्रदेश और आपका यहाँ पे झारखंड, ये दोनों के बॉर्डर पे है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है यूपी से नहीं मिला है और एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पे दिया रहेगा, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ है, ये वाला जो आप येलो देख रहे हैं ये वाला क्या है, झारखंड है, ये क्या है, झारखंड है। और इसके अलावा ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। तो देखिए यानी कि बिहार के साथ कितने हैं, 3 ही राज्य साझा करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। बाकी ये यहाँ पे जो ये वाला मध्य प्रदेश है ये और छत्तीसगढ़ यहाँ पे बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। चलिए एक बार यहाँ पे पूरा मैप का ओवरऑल देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, पूछा जाता है प्रश्न। सबसे अगर बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो है ये जो है कौन सा है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। पहले चारों ओर बात करेंगे, राजस्थान है, ये वाला गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये वाला छोटा सा पार्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहेंगे ये छोटा सा पार्ट है जो गोवा है। और यहाँ पे अगर ये बात करें तो ये वाला कौन सा है, कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये वाला तेलंगाना है। यहाँ पे बात करें तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा की बात यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये ऊपर वाला बात यहाँ पे सिक्किम है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे छोटा सा क्या है, दिल्ली है, यहाँ पे क्या है, हरियाणा है। यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये यहाँ पे दिल्ली हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें पंजाब यहाँ ऊपर में ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। चलिए इधर की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाला अरुणाचल हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, और ये वाला मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा, ये असम, ये मेघालय। तो आई होप आप इस मैप को आप समझ लीजिएगा, मैप से कई प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, फिर मिलेंगे अगला सेशन यानी कि अगले वीडियो के साथ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को बटन को दबा देना है और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।